हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने आए हैं जो आपके डीबी के लिए 4 अदर फॉर्म है, उन फॉर्म को कैसे फिल करना है। कोई भी गलती नहीं करना है इन फॉर्म को फिल करते हुए, और कोशिश करना है इन फॉर्म की कम से कम 2 कॉपी आपके पास होना चाहिए। मिनिमम कितनी कॉपी आपके पास होना चाहिए? कम से कम 2 कॉपी आपके पास होना चाहिए। एक कॉपी को आप फिल करके ले जाना घर से, और जो दूसरी कॉपी हो वो अपने बस साथ ले जाना। बाई चांस इस फॉर्म को फिल करने में कोई गलती हो जाए आपसे, जो आप यहाँ पर ना पकड़ पाओ, ठीक है, और वो गलती डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम जो इन्विजिलेटर होगा वो पकड़ ले, तो वो फॉर्म क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आप दूसरा फॉर्म निकलवा कर लाओ, उसकी पीडीएफ कॉपी दूसरी निकलवा कर लाओ, दोबारा फिल करो और सबमिट करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या काउंसलिंग है, ये सारे काम होते, तो उसके पास पड़ोस में क्या होता है, कोई कैफ़े वगैरह नहीं होता है, जिससे वहाँ पर क्या कोई भी फ़ोटोकॉपी या जेरोक्स का या पीडीएफ निकालने की सुविधा नहीं होती है। अब वहाँ पर अगर सुविधा नहीं होगी तो क्या होगा? आपको ढूंढना होगा कि पीडीएफ कहाँ निकलेगी। भाई निकलवा के लाओगे तो भरोगे तब, और आपका 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अगली शिफ्ट है, ठीक है। तो हार्डली मानो 3 घंटे आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए। वो भी आपका जब नंबर आएगा, आपका नंबर माना 10 लोगों के बाद आए, क्योंकि एक शिफ्ट में 125 लोगों का भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। माना आपका नंबर 30वां नंबर है, आपका 30वां नंबर है, आप पहुँचे, आपके फॉर्म में होगी कोई गलती। अब फॉर्म में गलती हो गई, वो आपसे कह देंगे दोबारा निकलवा कर लाओ। जब तक आप निकलवा कर लाए तो आपका एक तो अगर टाइम बचा तो सबसे पहले यहीं पर आपका सबसे लास्ट में वेरीफाई होगा। अगर टाइम नहीं बचा तो मान कर चलो कि आपका उस दिन वेरीफाई नहीं होगा, फिर आपको लास्ट डेट का इंतज़ार करना होगा, मीन्स दोबारा जाना होगा आपको। तो हम क्यों रिस्क ले? हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और हम क्या करेंगे, 2 कॉपी इसकी निकलवा कर ले जाएंगे। सबमिट एक होना है, लेकिन हम अलग से 2 लेकर जाएंगे, एक को फिल करके जाएंगे और दूसरे को सादा कॉपी लेकर जाएंगे। वहाँ किसी वजह से कोई गलती हो रही तो तुरंत हम दूसरी कॉपी निकाल कर फिल कर दें। क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, जब मैंने क्या किया था, अपनी काउंसलिंग कराई थी। जब मैंने अपनी काउंसलिंग कराई थी तो क्या हुआ था पता है? मुझे फ़ोटोकॉपी कराने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना था। 1 किलोमीटर दूर फ़ोटोकॉपी निकलवाने के लिए जाना पड़ा, और कम से कम 4 बार जाना पड़ा, और ऑटो वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। मतलब पैदल 4 बार 1-1 किलोमीटर मुझे, काउंसलिंग जब मैंने अपनी करवाई थी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे, तो 4 किलोमीटर मुझे 4 बार पैदल जाना हुआ, आना हुआ। और उस दिन मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सुबह का 10 बजे गया हुआ कॉलेज, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई मैंने कराए थे कितने टाइम? रात के 9 बजे। 9 बजे तक मेरा नंबर आया, क्योंकि बार बार कोई चीज़ कम पड़ जा रही, कोई चीज़ गलती हो रही, तो मैं 1 किलोमीटर भाग कर जा रहा था, फिर पैदल 1 किलोमीटर आ रहा था, तो फिर आधे घंटे बाद दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि ये आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है एक ही टेबल पे वेरीफाई हो जाए, आपको डिफरेंट टेबल पे जाना होगा। 2 से 3 जगह या 4 जगह, जैसा भी होगा डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा आपको 2-3-4 जगह जाकर वेरीफाई कराना होगा। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग पर्सन को वेरीफाई कराना होगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन फॉर्म की कम से कम 2 कॉपी निकलवाना है। एक कॉपी आपको अपने साथ फिल करके लेके जाना है, एक सादा कॉपी लेकर जाना है, और कम से कम हर डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है 3-3 फोटो कॉपी लेकर जाना है उसकी, और उसके साथ में कम से कम 10 कलर फ़ोटो लेकर जाना है। तो 3 अपनी मार्कशीट वगैरह है, इनकी फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार वगैरह, और कम से कम 10 कलर फ़ोटोज़ लेकर जाना। इतनी चीज़ें आपको लेकर जाना है। अब हम देखते हैं इन फॉर्म को फिल कैसे करना है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन सब आपको मिलेगी, कोई गलती ना हो आपसे, इसीलिए। और आप देखना, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते होगे तो किसी ना किसी स्टूडेंट का गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा तो उसे दोबारा दूसरा फॉर्म निकलवाने जाना होगा, जिसे पता नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपको लिखा हुआ मिलेगा, पहले से आपका नाम और फादर का नेम, फिर आयोग के विज्ञापन संख्या ये है के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आयोग ने 20/9/2025 को 10 AM पर 10 AM पर बजे आयोग कार्यालय में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर आहार पाए जाने
पर आपका अभिलेख परीक्षण किया जाना है। मतलब इसका सिंपल ये है कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था, रिटन एग्जाम दिया था, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट तो नहीं आया एक तरीके से, पर आपका जो वेरिफिकेशन लेटर आया उसके बेस पर आपको 20 तारीख को कहाँ जाना है, लखनऊ जाना है आपको। 10 AM पर एड्रेस ये रहा, ठीक है। 10 AM पर आपको 10 AM वाली शिफ्ट में आपको वहाँ पहुँचना है पहले से, और वहाँ पर क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। अच्छा, आयोग की वेबसाइट से क्या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या फोटोकॉपी निकलवा लेना है, और क्या है अटेस्टेशन या प्रमाणीकरण प्रपत्र, और देशना इंडेक्स कार्ड, और चौथा क्या है प्राप्तांकों का विवरण पत्र। ये सारे 4 जो फॉर्म है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उन चारों फॉर्म को आपको निकलवा लेना है, डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं को प्रमाणित प्रतिलिपियों या जन्म तिथि प्रमाण पत्र क्या अनिवार्य शैक्षणिक है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अच्छे से क्या करो आप फिल कर लो। नॉर्मल फिल करके ले जाओ, वहाँ पर अगर सेल्फ अटेस्ट कराना होगा, मतलब खुद के सिग्नेचर कराना होगा, वहाँ मालूम करना, तब सिग्नेचर कर लेना। वो जिस डॉक्यूमेंट्स पे बताएं कि इस पर अपने सिग्नेचर करके लाओ, तुरंत वहाँ रुक कर 1 मिनट में सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर देना। अभी सिग्नेचर करके अपने डॉक्यूमेंट्स पे मत ले जाना। उसके बाद जो भी आपका है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सब लेकर जाओ, ओरिजिनल भी लेकर जाओ, फोटोकॉपी भी लेकर जाओ यहीं से करवा के। फिर तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के समय अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो फोटोग्राफ इनने मांगे हैं, फिर भी आप 10 लेकर जाओ, 10 लेकर जाओ, ठीक है। ये बाकी चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपका सर्टिफिकेट है, डिग्री है, नहीं दिए हो, क्या है, ये सारा आपको जो भी है आपके पास वो लेकर जाना है। ये सब आप ध्यान से पढ़ लेना। अगर हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो ये डेट आपको यहाँ पर दी होगी जिस डेट को आपको जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। हमने क्या एक फॉर्म को देख लिया, क्या क्या इसमें इसमें कुछ खास फिल करने वाला तो नहीं है, बस पढ़ने वाला है कि आपको ये मिलेगा एक लेटर। अच्छा, अब हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड लेटर हमारा ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, ठीक है। इसमें क्या है, उसके बाद विभाग संख्या, ये वहीं तुम फिल कर सकते हो, यहाँ पर कुछ लिखा होगा। फिर पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, मतलब होम्योपैथिक, यहाँ पर क्या लिखना होगा, होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स या होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। अच्छा, अभ्यर्थी का नाम ये तो लिखा हुआ होगा, ठीक है। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस लिखना है। पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजे। अतः अगर किसी वजह से आपका जो फॉर्म है, फॉर्म पे आपने एक दूसरा एड्रेस भरा है और यहाँ पर अगर दूसरा भर रहा है, तो आप क्या करोगे, ये ऐसा कोई करता नहीं जनरली इतनी जल्दी, तो आप क्या करोगे, अपना पता पंजीकृत करके डाक द्वारा आयोग को भेजें, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी स्थायी निवासी हो, मतलब आपको यहाँ पर भी क्या नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है, अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, मतलब एक तरीके से आपका पत्र यहाँ पहुँचे उसका पता, ये जनरली सेम ही होते हैं, ठीक है। ये सेम ही होते हैं दोनों, आपके डाक का पता और ये पता सेम ही होते हैं, ठीक है। जन्म तिथि आपको लिखना है, अंकों में शब्दों में दोनों लिखना है, अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। अंकों में लिखी होगी, शब्दों में आपको लिखना है। अभ्यर्थी के पिता या पति का, तो अभ्यर्थी के पिता और पति की इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको पति का है, पिता, अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी के क्या है, पिता का जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान के बारे में इसमें लिख रहा है। पिता का पता क्या है, और क्या पिता या पति अपनी राष्ट्रीयता बदली, मतलब उसने अपनी नेशनैलिटी बदली है, किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, अगर है तो उसका विवरण दो, ऐसा जनरली नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी तथा या अथवा अभ्यर्थी के पिता जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक है। हाँ, ऐसा होता है, मतलब जनरली कौन जाता है छोड़कर, तो ये क्या है, जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी के पिता है, वो अधिवास जब से रह रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं है तो पूरा विवरण दें। जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी के फादर विदेश से आके यहाँ पर क्या हुए, सेटल हो गए तो उनने यहाँ की क्या ली, सिटीजनशिप ले ली। अब सिटीजनशिप ले ली,
अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आपको क्या करना है, पूरा विवरण देना है कि कहाँ से आए, किस कंट्री से आए, किस जगह से आए। वो ऐसा भी जनरली नहीं होता है। 8वां कॉलम है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। मतलब किसी प्रकार का आरक्षण का मतलब है आपके पास क्या है, मतलब जनरल वालों के पास कोई आरक्षण नहीं होता, लेकिन SC है, ST है, EWS है और क्या है हमारा OBC है, इनके पास आरक्षण होता है। हाँ या नहीं में दीजिए। हाँ, यदि हाँ तो जाति का पूरा विवरण दें। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र आपका बनता है, और जनरल का सिर्फ जाति प्रमाण पत्र किसका नहीं बनता है, जनरल कैटेगरी का नहीं बनता है, बाकी EWS होता है, हमारा EWS होता है, OBC होता है, SC ST इनका सबका बनता है। तो जो जाति प्रमाण पत्र हो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ लिखनी है, कौन सी जाति है, उपजाति कौन सी है, सबसे पहले है या नहीं है, उसके बाद जाति कौन सी, उपजाति, और हाँ इसके बाद ये है कि अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग या जाति की आयु सीमाओं के दे छूट का लाभ चाहते हैं। मतलब ज़्यादा एज है तो उसके लिए छूट चाहते हैं जाति के हिसाब से, तो उसके बारे में भी आपको विवरण यहाँ पर देना है। अच्छा 9 पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं। अगर एक है या एक से अधिक है तो उसके बारे में बताएं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अथवा वही महिला अभ्यर्थी के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, जैसा भी है वैसा आप बताओ यहाँ। उसके बाद आपकी शैक्षण योग्यता, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हाई स्कूल। हाई स्कूल आपने किस विषय से किया, तो यहाँ पर आपको विषय के नाम लिखना है। जितने विषय हैं आपको सारे विषय के छोटे छोटे करके नाम लिखना है। अच्छा, श्रेणी अथवा ग्रेडिंग जो भी हो, ग्रेड के हिसाब से या फर्स्ट डिवीज़न आई, सेकंड डिवीज़न आई, या ग्रेड ABC मिला है वो लिखना है। वर्ष किस वर्ष में किया है, कितने नंबर मिले हैं, और प्रमाण पत्र संख्या क्या है, और प्राप्त विशिष्टता का विवरण। इसके बारे में कुछ खास मुझे भी जानकारी नहीं, अभी आप छोड़ सकते हो आप, क्योंकि हिंदी में लिखा है, मुझे एग्जैक्ट हिंदी में इसका मतलब नहीं पता है कि क्या बोल रहा है, प्राप्त विशिष्टता का विवरण। तो ये आप वहीं जाके फिल कर लेना मालूम करके। इसी टाइप से इंटरमीडिएट की डिटेल आपको भरनी। अगर आपने स्नातक किया है, डिग्री की है, ठीक है, अगर ग्रेजुएट हो आप, BSc BA वगैरह कुछ किया है तो स्नातकोत्तर क्या होता है। अगर आपने MA या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह किया है, अगर उसका है तो उसके बारे में लिखो। डिप्लोमा या डिग्री, यहाँ पर आपको DHP की डिटेल भरना है। यहाँ पर क्या करना है, DHP की सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है ऊपर की तरह। इसके बाद खेलकूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा कार्यों में भाग लेने के यदि कोई हो, मतलब अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट का विवरण यहाँ दे दो। जैसे खेलकूद है या शारीरिक व्यायाम है, इससे रिलेटेड कुछ हो तो विवरण दे दो। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 12, अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का विवरण नीचे दे। अच्छा, पद का नाम या नियुक्ति का स्वरूप, आपके पद का नाम क्या है, वेतन तथा वेतन क्रम, ठीक है, इसके बारे में। सेवा योजक का नाम तथा पूर्ण विवरण, जिसे सेवा लेना है, और प्रवेश तिथि, नियुक्ति का स्थान और पूर्व पद। तो इसके बारे में ये डिटेल आप यहाँ से भर के मत ले जाना, ठीक है, कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, इसमें। तो ये डिटेल आप वहीं जाकर मालूम करके भर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना बताएं, तो आपको वहाँ ये बताएंगे, अच्छे करके मालूम कर लेना, क्या पता वो इस चीज़ को खुद फिल करें। तो इसीलिए वहाँ जाकर आप ये मालूम कर लेना। फिर अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य और अधिमानी अहर्ताओं से संबंधित विवरण, तो ये भी आप वहीं जाके फिल कर लेना। अच्छा, क्या अभ्यर्थी ने क्या है, टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। अगर सेना में हो कोई रहा है तो उसका विवरण दें। NCC का B सर्टिफिकेट प्राप्त किया, NCC का जो सर्टिफिकेट होता है वो है तो वो बताए और उसका प्रमाण संख्या दे। क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, मतलब पुलिस केस वगैरह है तो उसके बारे में पूरा विवरण दें यहाँ। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य किसी चयन आयोग द्वारा प्रतिवारित डिबार किया गया है, यदि हाँ
तो विवरण दे। अब मतलब निकाला गया है किसी मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा, मतलब अगर कोई लोक सेवा आयोग क्या है, मतलब जिनने सेंट्रल वाली की है, मतलब पूरे देश के लिए जो वैकेंसी निकलती वो की हैं, तो उसका ये विवरण दे। किसी अभ्यर्थी, क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से प्रच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है? अगर कोई तुमने पहले गवर्नमेंट जॉब की है या कर रहे हो या निकाला गया है तो उसके बारे में बताए, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर विवरण दे। आवेदन परीक्षा शुल्क से नियमित जमा की गई राशि का पूरा विवरण दे। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ आवेदन शुल्क होगी, उसका विवरण आपको देना है, तो ये वहीं जाकर आप फिल कर लेना, क्योंकि कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की फ़ीस लगती है, शायद उसके बारे में ये पूछ रहा है, उसके बारे में आपको। अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, इसके बारे में अपनी सारी डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान, ठीक है, क्योंकि इसको क्या किया जाएगा, तुम्हें काट कर दे दिया जाएगा, ये काट कर नहीं, इसके बारे में पता नहीं, कुछ नहीं। ये अभ्यर्थी का घोषणा पत्र मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपको क्या है, काट कर ये स्लिप इतनी दे दी जाती है, इतनी स्लिप यहाँ पर मोहर लगा देंगे और यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे अपना, जो भी आपका वेरिफिकेशन करेगा वो, जिससे आपके पास प्रमाण पत्र रहे कि आपने क्या किया है, वेरीफाई किया है। देखो ये थोड़ा फॉर्म बहुत लंबा है हमारा, लेकिन अगर यहाँ पर हाँ फ़ोटो लगेगा, ठीक है, 3x4 का फ़ोटो, ठीक है, नया फ़ोटो हो, 3x4 सेंटीमीटर का हो, उससे बोलकर इतना बड़ा फ़ोटो निकलवाना। तो आपको क्या करना है, अगर कोई पॉइंट मेरे बताने पर भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ उसे फिल मत करना, उस पॉइंट को ऐसे ही छोड़ देना। आयोग पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ पर अच्छे से फिल कर सकते हो। कोई छोटी मोटी गलती या इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक फॉर्म और लेकर जाना, गलती हो जाएगी, या 2 और लेकर जाना, किसी वजह से गलती हो रही है तो 2 फॉर्म एक्स्ट्रा आपके पास पड़े होंगे, तुरंत 2 मिनट में उसे देख के जो गलती है उसे करेक्ट करना और क्या करना, फिर नया सबमिट कर देना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे बताने पर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आती हो तो प्लीज़ उसे फिल मत करना, ऐसे ही छोड़ देना। वहाँ जाओगे तो क्या होगा, कंप्लीट कर लेना। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट में हमारा क्या लिखा है, देखो भाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। लिखा है इसमें आपको क्या करना है, ये तो डिटेल आपकी होगी। यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, आपको प्राप्तांक और पूर्णांक, मतलब कितने में से कितने मार्क्स मिले। यहाँ पर टोटल जैसे 100 में से आपको 50 मिले, तो ये आपको इस हिसाब से लिखना है, हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, स्नातक के, स्नातकोत्तर के, ठीक है, मतलब डिग्री के यहाँ पर आपको लिखना है। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी की, गणित की और जो आपके इंटरमीडिएट में या बीएससी में जो भी सब्जेक्ट्स हों उनकी डिटेल भर देना है। जो समझ ना आए उसे छोड़ देना है, यहाँ पर टोटल भर देना है। और जिस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने आपका मतलब फर्स्ट डिवीज़न आई है, ग्रेड आई है, उस हिसाब से आप ये फिल कर देना, ये फिल कर दें। तो ये फॉर्म में कुछ खास नहीं है, छोटा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फॉर्म की। तो हमारा एक फॉर्म ये है, तो इस फॉर्म में आपको क्या करना है, इंडेक्स कार्ड है, इसके बारे में आपको क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम आपको लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है आपको, किसमें, हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े लेटर में लिखना है। पिता का नाम या पति का नाम लिखना है, जन्म स्थान तो पता ही है, अच्छा शब्दों में लिखना है, जन्म की तिथि, स्थायी पता लिखना है। पत्र व्यवहार का पता मतलब सेम ही होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होता है। सेवा या पद जिसके लिए आवेदन दे रहे हैं, मतलब होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के बारे में लिखना है। आपको जाति लिखना है, उपजाति लिखना है, अपनी योग्यता लिखना है, यहाँ पर योग्यता लिखना है। आपने जो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, उत्तीर्ण की हो उसके बारे में लिखना है, जिन विषय से की हैं उसके बारे में लिखना है, उसके साथ अनुक्रमांक कितना था, रोल नंबर कितना था, उसके बारे में लिखना है, वर्ष के बारे में श्रेणी, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बारे में डीएचपी, या आपने क्या किया है बीएससी वगैरह की है तो उसके बारे में भी है। विगत नियुक्तियों का विवरण करना है, मतलब किस तिथि से किस तिथि तक, इसके बारे में कुछ खास आप यहाँ से नोट करके मत जाना, वहीं पर नोट करना, ठीक है। तो इसमें ये है। फिर एक हमारा लास्ट फॉर्म और बचता है, उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लें। तो ये हमारा एक लास्ट फॉर्म और बचता है।
इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा है अभ्यर्थी का पूरा नाम, यहाँ पर लिखा है पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ, मतलब लास्ट में जो सरनेम होता है उसके साथ, माता का पूरा नाम वही सरनेम के साथ, राष्ट्रीयता के बारे में लिखना है पिता माता पत्नी इंडिया, मतलब राष्ट्रीयता इसमें सब में इंडियन 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 आएगा, ठीक है। जन्म स्थान के बारे में लिखना पति या पत्नी का, स्थायी निवास का पूरा पता लिखना है आपको यहाँ पर, विद थाना जो भी लिखा है मकान संख्या सहित, मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो इसके बारे में तो कोई है ही नहीं भाई, छोड़ो। वर्तमान में पत्र व्यवहार का पता जो आपका एड्रेस है वही लिखना है, आयु तथा जन्म की तारीख ये आपको अंकों में लिखना है, और शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने का स्थान स्कूल कॉलेजों व्यक्ति, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको। शैक्षणिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए गए, मतलब इसमें वही है, आप बाहर जाकर आपने स्टडी की है तो इसके बारे में कुछ खास अभी लिखना मत, छोड़ देना, वहीं लिखना जाके। कार्यालय में फॉर्म दे उम्मीदवार ये सब वहीं लिखना आप, इसके बारे में कुछ खास ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा अपराध, मतलब अगर आपको कोई जेल वगैरह हुई है, ठीक है, कोई केस चला है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखना है। क्या इस प्रमाणीकृत प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय विश्वविद्यालय अन्य किसी शिक्षा प्रदान संस्था के द्वारा समक्ष कोई मतलब विचाराधीन है, इसके बारे में कुछ खास आप लिखना मत। यहाँ पर अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, इसके बारे में आपको फिल कर देना है, जो भी पॉइंट आपको समझ ना आए वो आप क्या करना, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है उस पॉइंट को क्या करना है आपको छोड़ देना है, और वो क्या वहीं जाकर फिल करना है। अगर अभी भी इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम क्या करेंगे उस फॉर्म को दोबारा से अच्छे से रीड करके उसकी इन्फॉर्मेशन को दोबारा एक नई वीडियो में हम बता देंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।